बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी 9th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमने ये देखा कि हम किस तरह से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज डिस्कस करना है दैट इज स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टडी ऑफ मलेरिया बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जाम्पल है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से मलेरिया डेवलप हुआ और इसका ट्रीटमेंट और इसकी कॉजेज़ को हमने किस तरह से देखा। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हम सब मलेरिया से फेमिलियर हैं। मलेरिया जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। अभी भी मलेरियल पेशेंट जो हैं वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो मलेरिया पाया जाता है। अब सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास डिस्कवर हुआ। अच्छा, फिजिशियंस जो हैं वो 200 ईयर्स पहले से इस बीमारी के बारे में जानते हैं। उस टाइम पे कहा जाता था कि मलेरिया एक सर्दी और बुखार की बीमारी है जो कि रीअकरिंग अटैक्स है। रिकरिंग अटैक्स होते हैं ऐसे अटैक जो कि जैसे आपको दिन के टाइम फीवर है, रात को नहीं है, या घंटे बाद आपका फीवर लो हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग अटैक्स, बार बार होने वाली सर्दी बुखार। अब मलेरिया देखा गया कि जो मार्शीज एरिया हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे गंदा पानी होता है या जहाँ पे दलदल होती है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। तो जो मलेरिया हमारे पास एक वर्ड है मलेरिया माला एंड एरिया। बेसिकली ये इटालियन वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, माला एंड एरिया। माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। तो यानी कि ये एक हवा की बीमारी से कहा गया उस टाइम पे, जो कि पॉइजन एयर होती है। अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए क्या ये वाकई जो बदबूदार पानी है, स्टेगनेंट वाटर है मार्शी एरिया का, क्या ये वाकई उसकी वजह से होता है? तो कुछ वॉलंटियर्स आए, उन्होंने कहा कि हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ह्यूमन वेलफेयर के लिए स्टेगनेंट वाटर को जो कि मार्शी एरिया में था उसको पिया। अब रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमारे पास ये आया कि उनमें मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, अब वॉलंटियर जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए अपना इन्वायरमेंट में, अपनी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि मलेरिया जो है वो मार्शी से नहीं हुआ और इसका नाम मलेरिया क्यों आया। अब हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। हम जब भी बायोलॉजिकल मेथड फॉलो करते हैं तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है? पहला स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। तो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई। यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं अबाउट मलेरिया। 17th सेंचुरी में हमारे पास नहीं आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। जब उसने अमेरिका डिस्कवर किया तो उसने जो है वहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे प्लांट्स थे जो कि मेडिसिन के पर्पस से यूज़ किए जाते थे। अब अमेरिका से उन प्लांट्स को यूरोप में भेजा जाता था। अब यूरोप वाले क्या करते थे, उन प्लांट्स को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे। अब उन प्लांट्स में एक प्लांट है डैट इज़ क्विना क्विना। ठीक है, क्विना क्विना बेसिकली एक दरख्त की छाल का नाम है। अब उस टाइम पे क्विना क्विना जो थी डैट इज़ यूज्ड अगेंस्ट फीवर। ओके, तो क्विना क्विना जो था उसको फीवर के लिए यूज़ किया जाता था। तो मलेरिया क्या है अभी तक? चिल्स एंड फीवर। ठीक है, तो क्या हुआ, फिजिशियन ने क्विना क्विना को यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि बुखार कम हो जाता था। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक तरह से कुछ थोड़ी सी बेहतरी है ट्रीटमेंट में। अब जैसे जैसे क्विना क्विना को है वो यूज़ करना शुरू किया तो क्विना की जो डिमांड थी वो बढ़ती गई। अब ये हर जगह पर ये चीज़ पाई जाती है कि जब भी हमारे यहाँ किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, वो हाई हो जाता है उसका प्राइस, या फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस हाई नहीं हुए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखा ताजिरों ने कि भाई क्विना क्विना की तो बड़ी डिमांड है, तो क्विना क्विना की जगह उन्होंने मिलती जुलती एक और बार्क ढूंढी, एक और दरख्त की बार्क ढूंढी जिसका नाम था सिनकोना।
अब ताजिरों ने तो यहाँ पर बेईमानी की, बेईमानी से लोगों का नुकसान ही होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी ये बेईमानी जो है वो मैनकाइंड के लिए एक फ़ायदा दे गई। फ़ायदा क्या दे के गई? अब जब सिनकोना का जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स जो थे वो क्यों ना की जगह सिनकोना से जल्दी रिकवर हो रहे थे। तो ये जो सिनकोना थी ये अभी तक की सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट थी हमारे पास। बेसिकली सिनकोना में एक केमिकल पाया जाता है क्यूनीन। क्यूनीन जो है ये फीवर को ट्रीट करता है। वो क्यूना को लेकर मलेरिया को ट्रीट करने लग गए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जो मलेरिया है वो होता क्यों है। एक नई डिस्कवरी हुई, दैट इज टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉज ऑफ डिजीज। जो छोटे छोटे जानदार होते हैं वो बीमारियां कॉज करते हैं। इस डिस्कवरी के बाद जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेवरॉन 1878 में, उसने कहा कि भाई अब मैं इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मलेरिया की कॉज को फाइंड करूंगा। लेवरॉन ने फिर क्या किया, उसने इस पर्पस के लिए मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया। उसने उनका सैंपल लेके माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसने एग्जामिन किए तो उसने देखा कि भाई हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर छोटे छोटे टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। उसने कुछ जानदार की मूवमेंट महसूस की ब्लड के अंदर। उसने लोगों को बताया कि भाई मैंने ऐसे ब्लड सैंपल में टिनी ऑर्गेनिज्म देखे हैं और में भी ये मलेरिया की रीज़न हो सकते हैं। लेकिन उसकी डिस्कवरी पर यकीन नहीं किया। साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लेवरॉन के काम के 2 साल बाद दोबारा से 1880 में टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ब्लड में देखे गए। लेकिन उस टाइम पे भी लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया। अब जब सेकंड टाइम ये देखा गया तो भी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया गया। अब 1818 के 3 साल बाद थर्ड टाइम टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दोबारा से देखा गया। जब एक ही चीज़ को रिपीटेडली आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या करते हैं, फिर उसको एडमिट करना ही पड़ता है। अब इस ऑब्जर्वेशन में जो टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका नाम रख दिया गया प्लाज्मोडियम। अब यहाँ तक हमारे पास प्लाज्मोडियम आ गए। अब जब हमें पता चल गया कि भाई ये प्लाज्मोडियम है, तो 19th सेंचुरी के लास्ट टाइम तक, जब सेंचुरी कहते हैं पूरे 100 साल के गुजरते हैं तो एक सेंचुरी बनती है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी जब ख़त्म होने वाली थी तो हमारे पास मलेरिया की बहुत सारी वजूहात जो है वो साइंटिस्ट ने, फिजिशियंस ने सजेस्ट कर दी हुई थी। उस टाइम पे हमारे पास बेसिकली 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। अभी तक हम ऑब्जर्वेशंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? नंबर 1, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया का और मार्शी एरिया का कोई ना कोई ताल्लुक है। दूसरी, क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनिन जो था उस वक्त का सिर्फ वाहिद एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट था। थर्ड थी, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया। अगर मार्शी एरिया का पानी पिया जाता है तो मलेरिया कॉज नहीं होता। फोर्थ थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, यानी कि जो मलेरिया पेशेंट होते हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। अब ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास चार ऑब्जर्वेशन हम आपकी बुक में गिवन है, ये तो हमारे पास आ गई। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमने बनाई हाइपोथेसिस, ठीक है। अब आ गई हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। हाइपोथेसिस जो है हमें इसमें यहाँ तो ये रिजेक्ट भी हो सकती है, यहाँ ये एक्सेप्ट भी हो सकती है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो एक अच्छी हाइपोथेसिस जो है वो हम ऑब्जर्वेशंस को देखकर ऐसी बनाते हैं जो कि हमारा दिमाग इस बात को तस्लीम कर सके कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो उस टाइम पे हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये जो हाइपोथेसिस आई है ये क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक। अब जब हमने हाइपोथेसिस बना ली तो हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएंगे डिडक्शंस, ठीक है। हाइपोथेसिस का नेक्स्ट स्टेप क्या था बायोलॉजिकल मेथड का? डिडक्शन,
ठीक है, अब हम रिडक्शन देखें। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को काट देना, कम कर देना। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोथेसिस आई हैं उसको हम देखेंगे। अच्छा, अब रिडक्शन क्या आई? इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर सारे मलेरियल पेशेंट के इफ और देन के बीच हम चलते हैं रिडक्शन में कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आई कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। इफ और देन, ये इन दो चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा रिडक्शन बेस करता है। अब नेक्स्ट स्टेप, रिडक्शन के बाद क्या आता है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जो हमने रिडक्शन बनाई है वो क्या वो ठीक है या नहीं। में हमने देखना है कि हमने किस तरह से इसकी सैम्पलिंग करनी है। जो इन्फेक्टेड लोग होंगे, सबसे पहले 100 इन्फेक्टेड लोगों को देखा गया। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे 100, उनका ब्लड सैंपल लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया। इसी तरह 100 सैंपल ये हेल्दी लोगों के, यानी कि हमारे पास टोटल आ गए 200 सैंपल्स। अब 200 सैंपल्स में से बेसिक हमारे पास ऑब्वियसली जो है वो 100 इन्फेक्टेड है, तो हमारे पास कितने इन्फेक्टेड होने चाहिए, कितने प्लाज्मोडियम होने चाहिए? हमारे पास 100 होने चाहिए। लेकिन जब रिजल्ट्स आए माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर तो हमारे पास जो इन्फेक्टेड थे वो सारे के सारे प्लाज्मोडियम उनमें मौजूद था, जबकि जो हेल्दी थे उनमें 7 जो पेशेंट्स थे, 7 जो पर्सन थे उनमें क्या ऑब्जर्व किया गया? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम किस तरह से आ गया यहाँ पे? ये तो हेल्दी पेशेंट से। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें कोई भी जो पैरासाइट होता है वो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड में होता है। तो प्लाज्मोडियम उस टाइम पे इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई भी होस्ट के बॉडी में जब कोई भी पैरासाइट एंटर होता है तो फिर हम उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उस पीरियड में वो वहाँ पर एक उसके 2 काम होते हैं। एक वो एंट्री करता है, दूसरा वो अपनी जो है वो अपनी तादाद बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरह से पेशेंट में या किसी भी हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो हेल्दी पीपल थे उनमें से 7 जो थे वो पॉजिटिव थे, प्लाज्मोडियम पॉजिटिव। तो अब इससे जो थे रिजल्ट बड़ा ही कन्विंसिंग रिजल्ट आ गया। तो एक हाइपोथेसिस आ गई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये बात बिल्कुल एडमिटेबल थी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव थी। ठीक है, और इसके पास अब हमारे रिजल्ट्स भी आ गए। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। अब सेकंड हमारे पास एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। यहाँ तक हमें पता था, 2 ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अब ये सेकंड प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास कि मलेरिया और माशी एरिया में रहने वाले लोगों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई, माशी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, मलेरिया कॉज नहीं होता। अब 1883 में एक फिजिशियन थे A.F.A. किंग। ठीक है, उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस की मलेरिया से रिलेटेड कि मलेरिया किस तरह से ब्लड में आता है। अब उनकी 20 ऑब्जर्वेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक में गिवन है उनमें ये एक ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि जो लोग बाहर सोते हैं यानी खुली फिजा में, जैसे अभी भी आजकल गांव में अगर देखा जाए तो लोग अपनी गलियों में अपने घर के बाहर सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग घर के बाहर सोते हैं या खुले आउटडोर्स में सोते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो अंदर सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि ऐसे लोग जो कि नेट में सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हैं, जबकि ऐसे लोग जो नेट के बगैर सोते हैं। थर्ड उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी
कि ऐसे लोग जो बाहर तो सोते हैं लेकिन अपने इर्द गिर्द स्मोकी फायर कर लेते हैं, यानी कि अपने जैसे अक्सर लोग जो है वो धुनी देते हैं, धुआं कर देते हैं अपने इर्द गिर्द, ताकि उनके आसपास जो है मच्छर मक्खी इस तरह की चीज़ें ना आए, तो उन लोगों को मलेरिया नहीं होता। उसकी इन ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक हाइपोथेसिस दी गई बाय AFA किंग। क्या ऑब्जर्वेशन थी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने यहाँ पर मॉस्किटो का ही क्यों नाम लिया, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो अपना अपने एग्स को इंक्रीज करने के लिए बाइट करता है किसी भी मैमल को या फिर बर्ड्स को, ताकि उसको वहाँ से ब्लड मिल सके और वो अपने एग्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके या उनको इंक्रीज कर सके। जबकि वहाँ पर रहने वाली जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ कभी भी इंसानों को काटती नहीं है, ठीक है, तंग ज़रूर करती हैं, लेकिन मक्खियाँ जो हैं वो ब्लड को ट्रांसमिट नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से ये बात एडमिटेबल है। हाइपोथेसिस की एक क्वालिटी क्या थी जो पीछे हमने पढ़ी थी कि हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको दिमाग समझ सके कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अगर यहाँ पर वो लिख देते कि मॉस्किटो की जगह वो यहाँ पे फ्लाइज लिख देते तो उनकी ये हाइपोथेसिस फ़ौरन से रिजेक्ट हो जाती, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शन बनाई। डिडक्शन क्या बनाई? अब आपको पता है हाइपोथेसिस या तो गलत होती है या सही होती है, लेकिन इस हाइपोथेसिस को सही लेकर आगे हमने डिडक्शन बनाई। डिडक्शन क्या थी? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो है वो यहाँ तो मॉस्किटोज में प्रेजेंट होता है, या फिर जब कोई मच्छर जो है वो किसी मलेरियल पेशेंट को काटेगा तो उसे मलेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई जो हम आगे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज कर सकते थे। AFA किंग की इस हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बाद एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जो कि 1880s में इंडिया में काम कर रहे थे। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था उनका कि अगर फीमेल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को लिया, ठीक है। उस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को जो है वो बाइट करने दिया। जब उस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो उसके बाद उस जो मॉस्किटो था उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट दिया। कुछ दिनों के बाद उस मॉस्किटो को एग्जामिन किया गया। जब उस मॉस्किटो को देखा गया तो उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर से उन्हें प्लाज्मोडियम मिला, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट यानी कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस जो डिडक्शन की 2 स्टेटमेंट आई थी, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा था कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जब मच्छर ने मलेरिया पेशेंट को काटा तो उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम हमें आ गया है, यानी कि ये हमारे पास हाइपोथेसिस सही साबित हो गई। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फिर एक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया। अब यहाँ भी फीमेल ही है, यहाँ भी फीमेल ही है। वाई? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो जो होती है इसमें ये जो है जितने भी मैमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको बाइट करती है ताकि उनसे ब्लड ले सके, ठीक है, और अपने एग्स को नरिश कर सके, उनको इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को लिया गया। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है सबसे पहले लैब में किया जाता है। अगर लैब में पॉसिबल ना हो तो फिर जो है वो जो भी बर्ड्स हैं या कोई जानवर है उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इंसानों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो ये एक एथिक है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का। तो क्या किया उन्होंने, अब उस मॉस्किटो को डायरेक्ट तो पेशेंट को नहीं कटवा सकते थे, तो उन्होंने कुछ स्पैरोज लिए, ठीक है, ऐसे स्पैरो जो कि मलेरिया से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। अब उस मॉस्किटो ने उन स्पैरोज को काटा, उसके बाद उन मॉस्किटोज को कुछ दिनों के लिए रखा, उसके बाद उन मॉस्किटोज को किल किया और स्टडी किया। जब उन्होंने मिस्टर रोनाल्ड रोस ने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि मॉस्किटो की जो स्टमक है
उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये वहाँ पर स्टमक पर मल्टीप्लाई करने के बाद माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, और जब स्लाइवा में उसके प्लाज्मोडियम आ जाता है तो ऑब्वियसली स्लाइवा क्या, जब वो किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब एक एक्सपेरिमेंट तो देख लिया ऐसी स्पैरोज पे जो कि पहले से ही मलेरिया में सफ़र कर रही थी। अब उन्होंने कुछ ऐसी स्पैरोज ली जो कि हेल्दी थी। अब जो कुछ मलेरिया उन्होंने किल कर दिए थे, कुछ मलेरिया जो अलाइव थे, उन मलेरिया को जो हेल्दी स्पैरोज थी उनको बाइट करने दिया। जब उन्होंने उनको बाइट किया तो वो जो हेल्दी स्पैरोज थी वो भी बीमार पड़ गई। ठीक है, दे बिकम इल। तो इससे क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक वेक्टर के थ्रू किसी भी बॉडी में ट्रांसमिट होता है जो कि हमारे पास मॉस्किटो है। जब हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया ह्यूमन पे। अब यहाँ पर 1989 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनोफिलिस मॉस्किटो को लिया। एनोफिलिस मॉस्किटो ने उसने क्या किया, बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। जब मलेरिया पेशेंट को बाइट किया तो उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट दिया, उसको रखा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ दिन के बाद इस सेम मॉस्किटो को दोबारा से एक हेल्दी पर्सन के लिए यूज़ किया गया। अब उसका क्या हुआ, जो हेल्दी पर्सन था वो बीमार हो गया, उसको मलेरिया हो गया। तो इससे ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो इस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट इसमें बताए हुए हैं। ठीक है, डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। इसमें ऊपर फिगर में रोनाल्ड रूस का एक्सपेरिमेंट दिखाया है। इसमें ये दिखाया है कि जो स्पैरो है उसको मलेरिया था, क्यूलेक्स मच्छर ने उसको काटा, उसको कुछ दिन रेस्ट दिया, फिर उस क्यूलेक्स मच्छर को जो है वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। इससे क्या हुआ, जो हेल्दी स्पैरो थी वो भी बीमार हो गई। इसी तरह नीचे जो है वो मैन की एग्जाम्पल है कि जिस आदमी को मलेरिया था, पहले मच्छर ने उसे काटा, फिर उस मच्छर को कुछ दिन रेस्ट दिया, जब उसके स्टमक से प्लाज्मोडियम जो है वो डेवलप हो गया, वहाँ पर उसने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया और उसके स्लाइवरी ग्लैंड में आ गया। तो फिर उस मॉस्किटो को यूज़ किया गया हेल्दी पर्सन के अगेंस्ट। जब हेल्दी मैन को उसने काटा तो वो पर्सन भी बीमार हो गया। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है, बहुत ही इजी है। ये बायोलॉजिकल मेथड की एक प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।